हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। पार्ट वन आप देख कर आए। हाँ हाँ, इसी विश्वास से मैं क्लास चालू कर रहा हूँ कि आप इससे पिछला लेक्चर देख कर आए और उसके बाद ही पार्ट टू पर आए। अभी तो वादा है ना, कॉन्ट्रैक्ट है ना। आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं, ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि पूरा लेक्चर देखेंगे तभी तो सोगा हमसे होगा। तो आज के टॉपिक बहुत इजी है। आज डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे निपटा देंगे, आज अपन निपटा देंगे बिल्कुल। सेक्शन नंबर 4 डिफरेंस क्रिएट करता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। बहुत सिंपल बात है, अगर मेरे पास अभी गुड्स एग्जिस्टिंग है, वही वाले गुड्स, हाँ ये गुड्स पड़े हैं, मोबाइल है, बस मैं तो इंतजार कर रहा हूं बायर का। बायर आए, गुड्स ले जाए। तो जब भी एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, राइट, तो ऐसे केसेस में आप हमेशा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? सेल, जिसमें सेलर बस बायर का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो दुकान पर आएगा, गुड्स उठाएगा, पैसे देगा, गुड्स ले जाएगा, उसी वक्त मालिक बन जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी हो रही ना, उसी वक्त वो मालिक बन जाएगा। कौन? बायर। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? गुड्स है ही नहीं, गुड्स तो फ्यूचर में बाद में आएंगे हमारे पास, गुड्स तो कंटिजेंट है, सेलर को नहीं मालूम उसके पास गुड्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे केसेस में हमेशा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल क्या है? वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। तुरंत तुरंत साहब, ओनरशिप, प्रॉपर्टी, डीटीजी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, सेलर से बायर के पास चला जाएगा। पर एग्रीमेंट टू सेल में where the transfer of property in the goods takes place at future time, कुछ कंडीशन होगी भाई, जब तू पैसे देगा मेरे से गुड्स ले जाना। ऐसा हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है जो सेलर ने बोला हो या बायर ने बोला। जैसी वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, बायर मालिक बन जाएगा। भाई मेरे पास जब गुड्स आएगा तभी तो दूंगा, है ना। तो ऐसे केसेस में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? एग्रीमेंट टू सेल। तो याद रहे, जब भी एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे, स्पेसिफिक गुड्स होंगे, सेल। फ्यूचर गुड्स होंगे, कॉन्टिजेंट गुड्स होंगे, एग्रीमेंट टू सेल, राइट। ओनरशिप सीधे सीधे कब ट्रांसफर हो जाएगी? प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो जाएगी बायर के पास? सेल में। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, नो, फ्यूचर डेट पर होगी। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस आ सकता है। फिर वही वाली बात, प्रॉपर्टी मतलब यहां ओनरशिप है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी या फ्यूचर डेट पर होगी। ये एक तरीके का एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है भाई। सेलर ने गुड्स देने थे, दे दिए, बायर ने पैसे देने थे, दे दिए, एग्जीक्यूटेड हो गया, पास्ट हो गया। और ये एग्जीक्यूटरी है। हो सकता है बायर ने अभी सिर्फ एडवांस दिया हो सकता है सेलर ने अभी सिर्फ वादा किया हो टोकन मनी लेके कि मैं भाई तेरे को गुड्स दे दूंगा, अभी मेरे पास आया ही नहीं है। रेमेडीज फॉर ब्रीच मतलब अगर कोई ब्रीच करता है, नीच करता है, ब्रीच मतलब अगर कोई अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीच। या तो सेलर ने गुड्स नहीं दिए या फिर बायर ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो जो बायर है वो क्या बोलेगा? भाई सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तूने मेरे से पैसे ले लिए, गुड्स नहीं दिया है, तो मैं क्या के लिए तेरे को कैसे मतलब केस क्यों करूंगा? पैसा वापस लेने के लिए ना। बायर ने अगर सेलर को पैसा दे दिया है, सेलर ने अगर गुड्स नहीं दिए हैं, तो भाई हम लोग प्राइस के लिए तो केस करेंगे। और यहां तो अभी सिर्फ एग्रीमेंट ही हुआ था ना, डैमेजेस ही ले सकते हैं ना। मैं हूं सेलर, आप हो बायर, तो मैंने आपसे सिर्फ एग्रीमेंट किया था कि आज से एक हफ्ते के बाद मैं तुमको गुड्स दे दूंगा, पर मैंने आपको देने की जगह किसी और को दे दिया। और आपने वही गुड्स फिर जब मार्केट से खरीदा तो आपको थोड़ा महंगा मिला, तो आप सिर्फ जो महंगा पड़ा आपको, वही पार्ट तो आप मेरे से ले सकते हैं। पर अगर यही कॉन्ट्रैक्ट सेल होता तो आप मेरे से पूरा पैसा ले सकते थे, गुड्स की जो प्राइस थी। पर एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ आप मेरे को डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टीज, सेल के केस में एक बार जब प्रॉपर्टी आपके पास आ गई तो बायर की लायबिलिटी है। अब चाहे बायर उस गुड्स को खा जाए, फेंक दे, हमें क्या करना? रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई है? बायर के ऊपर। और एग्रीमेंट टू सेल में तो अभी गुड्स बायर के पास आया ही नहीं है, प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हुई ही नहीं है, तो रिस्क किसकी रहेगी? सेलर। बर्डन ऑफ रिस्क वही बायर के पास है, यहां पे सेलर के पास है। जस्ट इन रैम, नेचर ऑफ राइट्स। जस्ट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या फिर ये आप ऐसा भी बोल सकते हो, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। बात को समझो। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, चलिए बात को समझते हैं हम लोग। सेलर बायर को गुड्स सेल कर रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे तभी तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है।
पर बायर ने बोला है कि सेलर सेलर मैं आपके पास कल आता हूं गुड्स को उठाने के लिए, तब तक आप इन गुड्स को अपने पास संभाल के रखो। सेल हो चुका है, पर बायर के पास ऐसा कोई व्हीकल नहीं था जिसपे वो गुड्स उठा के ले जाता। तो बायर ने एक रिक्वेस्ट क्या करी सेलर से कि सर कल तक आप संभाल के रखो, मैं आता। अब सेलर ने इसके आने से पहले ये सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, डी ने ई को बेच दिया, मतलब ई के पास गुड्स आ गए। अब जब बी देखेगा, ये अगले दिन आएगा जब ये देखेगा कि भाई सेलर के पास तो गुड्स है ही नहीं, ये तो ई के पास है, क्या ये ई से वापस गुड्स ले सकता है? हाँ हाँ हाँ। तो बी के पास जो राइट है ना वो अगेंस्ट गुड्स है। अगर गुड्स सी के पास होता, डी के पास होता, जैसे इस केस में ई के पास है, तो वो ई को भी स्यू करके गुड्स अपने वापस ले सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि ये राइट को बोलते हैं हम जस्ट इन रैम। पर अगर यही चीज एग्रीमेंट टू सेल होती, एक है सेलर एक है बायर और यहां पर है एग्रीमेंट टू सेल, मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी सेलर के पास गुड्स आए ही नहीं थे। बायर से सिर्फ एक वादा किया गया था कि जब भी गुड्स आएगा हम तेको दे देंगे। पर गुड्स आने के बाद सेलर ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, डी ने ई को दे दिया, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे सेल के। तो राइट नाउ ई के पास ओनरशिप है। हाँ, ई यहाँ पे सेल होने के कारण ओनर बन चुका है, राइट। तो जब बी को पता पड़ेगा कि सेलर के पास गुड्स आ चुके थे पर वो ई को दे चुका है, सेल कर चुका है, तो बी के पास एक तो राइट सिर्फ राइट इन पर्सोनेम है, मतलब सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट राइट है और वो है सेलर ही, और वो भी यहां पर सिर्फ डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, गुड्स के प्राइस के लिए नहीं, अभी पढ़कर आए थे। पर इस केस में ये जस्ट इन रैम के केस में क्या है, जिसके पास भी गुड्स होगा बी उसको स्यू करेगा, बायर उसको स्यू करेगा, ठीक है। और अगर बायर को गुड्स नहीं मिले, मान लो ई उसको कंज्यूम कर चुका है या डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो वो पूरी की पूरी प्राइस वापस मांगेगा। साथ में अगर गुड्स इसको मार्केट से महंगा मिलता है बी को, तो डैमेजेस भी ले सकता है। हाँ समझो, जस्ट इन रैम राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट्स अगेंस्ट होल वर्ल्ड, और जस्ट इन पर्सनम मतलब राइट अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन। राइट ऑफ रीसेल, मैंने आपको गुड्स बेच दिए, तो क्या मैं इसको दोबारा किसी को रीसेल कर सकता हूं? भाई जब मालिक ही आप बन गए, मालिक ही आप बन गए हो, तो ये वाला आगे बेचने का राइट तो बायर के पास है ना, मेरे से तो ये राइट चला गया ना। जब मालिक ही आप बन गए तो मेरे पास रीसेल करने का राइट कहां से आएगा? पर सेलर में रीसेल, अभी तो एग्रीमेंट टू रीसेल, एग्रीमेंट टू सेल था ना, तो मेरे पास गुड्स जब आए तो मैंने आपसे जो वादा किया था आपको देने की जगह कोई नए परचेजर जो मेरे को ज्यादा प्राइस दे रहा था मैंने उसको बेच दिया, उसमें क्या है, क्योंकि मालिक अभी तो ना आप बने हो एग्रीमेंट टू सेल में। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, इंसॉल्वेंसी मतलब जब लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाए, तो यहां पर सेलर की हो रही है, ठीक है। तो सेलर की तरफ से अब लिक्विडेटर आएगा, ऑफिशियल असाइनी आएगा, तो वो देखेगा भाई कि सेलर का पैसा कहां कहां से आना था। तो एक बायर था जिसको हम गुड्स सेल कर चुके थे, उसके पास से ऑफिशियल असाइनी सिर्फ क्या ले सकता है, तो ऑफिशियल असाइनी नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट ओनली विल रिकवर द प्राइस। सेलर, आप हो बायर, मैं आपको ये गुड्स सेल कर चुका हूं, अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरी तरफ से जो कोर्ट का बंदा आएगा वो आपसे गुड्स वापस नहीं ले सकता, सिर्फ गुड्स का पैसा ले सकता है। किस केस में? सेल के केस में। पर एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऑफिशियल असाइनी गुड्स भी वापस ले सकता है और गुड्स ही ले सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में अगर आप सिर्फ एक दो दिन गुड्स को यूज करने के लिए लेकर गए थे, इतने में अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मालिक तो मैं हूं ना, इसका मालिक तो मैं हूं ना। एग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, अभी ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई ना, तो ये गुड्स मेरा ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? वापस ले लेगा बॉस। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या होगा? मेरा ऑफिशियल असाइनी या आपका ऑफिशियल असाइनी, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? फिर से समझो, हौले हौले समझो, जल्दबाजी नहीं है। यहां पे इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है अब? बायर।
बायर मतलब आप, तो आपका ऑफिशियल असाइनी आएगा ना, तो वो क्या करेगा, सेल अगर है, फिर से वही वाली बात, सेलर बायर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये ओनर बन चुका है, पर गुड्स अभी भी सेलर के पास ही पड़े थे। इस केस में ये हो गया इंसॉल्वेंट। मालिक तो ये है ना, तो इसका जो ऑफिशियल असाइनी आएगा वो क्या करेगा, इन गुड्स को ले जाएगा। हाँ, क्योंकि सेल में तो भाई बायर मालिक है ना। माना आज वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये गुड्स बायर के पास आके बेचा जाएगा। मतलब किसी को भी अगर लायबिलिटी देनी है तो यहां पे ये अधिकार, ये हक, ये राइट सिर्फ किसके पास है, बायर के ऑफिशियल असाइनी के पास। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो आपका गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। नो नो नो, बायर का अगर इंसॉल्वेंसी हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल है, तो बायर तो वैसे ही मालिक नहीं था, इंसॉल्वेंट होके तो वो वैसे ही गुड्स नहीं ले सकता। ठीक है, आई होप ये सारे डिफरेंस क्लियर हो गए हैं आपको, अच्छे से याद कर लो। इसमें एक ही डिफिकल्ट पॉइंट था, वो ये वाला था। हमने वैसे सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, राइट। अब छोटे छोटे और डिफरेंस हैं, वैसे ये पेपर में आते नहीं है, पर पढ़ने तो पढ़ेंगे। आ गए तो तुम्हारी किस्मत अगर बेकार हुई तो एक है सेल और हायर परचेज। देखो हायर परचेज क्या होता है, जब आपने कोई गुड्स खरीदे और आप किस्तों में पेमेंट दे रहे हो। तो अगर मेरे से आपने मेरी कार खरीदी है और वो आप 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दोगे, 5 लाख की सेकेंड हैंड मैंने आपको कार दी है, हर महीने आप मेरे को 1-1 लाख रुपए दोगे, 5 महीने में तुम इस कार के मालिक बन जाओगे। लेकिन मैंने क्या बोला, 5 महीने के बाद तुम इसके मालिक बनोगे, जब आप सारी 5 किस्तें दे दोगे। माना आपने मेरे से कार की पोजीशन ले ली है, 1 लाख रुपए अभी दिया है, फिर अगले महीने फिर 1 लाख दोगे, फिर अगले महीने 1 लाख रुपए दोगे, तो आप इसके मालिक कब बनोगे, जब सारी किस्तें दे दोगे। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के गुड्स वापस लेना है, मैं ले सकता हूं। ऐसा हायर परचेज में हो सकता है, सेल में नहीं हो सकता, क्योंकि सेल में आप मालिक बन गए इमीडिएटली, और यहां मालिक बनेंगे आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद। ठीक है, बायर इज लाइक द ओनर, और यहां पे पोजीशन ऑफ हायर इज ओनली लाइक द बेली। आपको गुड्स की केयर करनी पड़ेगी जब तक आप सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट। भाई सेल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो मालिक बन चुके हो ना, अब तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे ना। अब थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुम ब्रीच कर लोगे और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे, ऐसा थोड़ा ना करोगे। पर यहां हायरर तोड़ सकता है, गुड्स वापस कर दो, तुम्हें कार नहीं लेनी, तो तुमने जितने महीने की किस्त दे दी है वो तो फोरफिट कर लूंगा मैं, पर अगर तुमने आगे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो गुड्स वापस देकर तोड़ सकते हो। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ बायर, भाई सेल के केस में तो सेलर का रिस्क है, अब वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, आप तो सिर्फ उससे पैसे मांग सकते हो। ठीक है ना, पर यहां पे ओनर टेक्स नो रिस्क एंड हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। सेल के केस में अगर सेल हो गया, मान लो मेरे को तुमसे पैसा नहीं मिला, सेल है, इतने में तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये तो मेरा रिस्क है ना, मेरी किस्मत फूटी ना। अब तो मैं तुमको ऑफिशियल असाइनी पे केस करूंगा, पैसे निकले तो ठीक, नहीं निकले तो ठीक, क्या कर सकते हैं। पर हायर परचेज में अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो मैं गुड्स तो वापस ले आऊंगा, क्योंकि मालिक तो तुम बने ही नहीं थे अभी तक। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ओनरशिप, अगर मैंने तुमको ये गुड्स सेल कर दिए, तुम इसके मालिक बन गए हो, अब तुमने ये गुड्स किसी और को बेचे हैं, तो वो भी तो मालिक बन जाएगा सेल के केस में। पर हायर परचेज में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें खुद ये गुड्स किस्तों में दी हैं, तुमने पूरी किस्त मेरे को भी दी नहीं है, तुम अभी तक मालिक बने नहीं हो, तो क्या ये गुड्स किसी और को बेच के उसको मालिक बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? भले वो ऑनेस्ट तरीके से खरीद रहा हो तो भी मालिक बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। रीसेल, यहां पे तो बायर कितनी बार भी बेचे, भाई जब तुमने मेरे से गुड्स खरीद लिए, तुम मालिक बन गए, तो किसी को भी बेचो, मेरे को क्या करने का। तो बायर के पास राइट है रीसेल करने का। हायरर यहां पे तो ना कर सकता है जब तक सारी किस्तें पे ना कर दे, क्योंकि तुम तो मालिक बनोगे ही कब, जब तुमने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी हो। तो ये डिफरेंस है सेल और हायर परचेज में। सारे पॉइंट और अच्छे से देख लो, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि इतना कोई खास टॉपिक नहीं है ये।
फिर डिफरेंस आता है सेल और बेलमेंट में। ये क्या नहीं, बेलमेंट में दो पार्टी होती है, बेलर और बेली। हाँ जी, बेलर और बेली। बेलर ने अपने गुड्स की पोजीशन दी है एक पर्पस पूरा होने के लिए, बेली को मूवेबल गुड्स की पोजीशन दी है। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा, बेली उन गुड्स को वापस दे देगा। मालिक तो मैं ही हूं भाई, मैंने अपनी कार तुमको रिपेयर्स के लिए दी है, सर्विस होने के लिए दी है। पर्पस, सर्विस, कार मूवेबल, आई एम दी ओनर, आई एम ओनली ट्रांसफरिंग यू दी पोजीशन। एज सुन एज दी पर्पस इज फिनिश, रिपेयर हो गई है कार की, सर्विस हो गई है, तुम मेरे को कार वापस कर दोगे। दैट इज बेलमेंट। पर सेल में तो हम आपको ओनर बना रहे हैं, बेलमेंट में थोड़ा ओनर बना रहे हैं, उसमें तो सिर्फ पोजीशन जाती है। सेल के केस में थोड़ी ना गुड्स मेरे पास वापस आएगा, पर बेलमेंट में तो आएगा। एक बार अगर कार रिपेयर हो गई, सर्विस हो गई, तो गुड्स तो आएगा भाई, पर्पस तो पूरा हो गया। यहाँ पे तो प्राइस, भाई मैं तो गुड्स बेचूंगा ही तब ना जब मेरे को पैसे मिलेंगे। पर बेलमेंट ग्रेटिटुअस भी हो सकता है। ग्रेटिटुअस मतलब नो कंसीडरेशन, नॉन ग्रेटिटुअस मतलब कंसीडरेशन, राइट। तो नॉन एक जगह आएगा, नॉन ग्रेटिटुअस कंसीडरेशन मतलब पैसों का रिलेशन है, और ग्रेटिटुअस मतलब नो कंसीडरेशन। ठीक है, मैंने तुमको ये गुड्स, बुक्स मान लो, कुछ भी मान लो, कार मान लो, 2 दिन तुमको जरूरत थी इसलिए तुम्हें दी, तब भी तुम्हें ऐसा डेली इस गुड्स की केयर करनी पड़ेगी, इस कार की केयर करनी पड़ेगी। भले ही मैं तुमसे 2 दिन का पैसा नहीं ले रहा कि ले जा भाई चला कार, पर इसकी केयर तो करनी पड़ेगी ना। कॉन्ट्रैक्ट तो तब भी है ना, अगर तुमने ऐसे ही मेरी कार ले गए तब भी इसकी केयर करनी पड़ेगी, नहीं करी तो मैं स्यू कर सकता हूं ना आपके ऊपर। तो बेलमेंट नॉन ग्रेटिटस या ग्रेटिटस हो सकता है, फॉर कंसीडरेशन या विदाउट कंसीडरेशन। सेल थोड़ी ना होगा, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सेल क्या एसेंशियल एलिमेंट है बॉस, प्राइस। हाँ, गिफ्ट का केस थोड़ी ना सेल में आ जाएगा। आ गया ना डिफरेंस। एक डिफरेंस और है, फिर वही वाली बात, सेल में हम गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस तो वैसे ही सेल और गुड्स एक्ट में नहीं आता, ठीक है, प्राइस को लेके। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में मैं आपकी स्किल्स का यूज कर रहा हूं, यहाँ पे कोई गुड्स बेच नहीं जा रहा है। तो नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर। मैंने आपको 22 कैरेट का सॉलिड गोल्ड दिया है ताकि आप उसको मेरी बताई गई ज्वेलरी के रूप में मेरे को बना के दो, डिजाइन करके दो। तो मैं एक्चुअली में आपको गुड्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी स्किल्स, आपके लेबर के स्किल्स और परफॉर्मेंस उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो ये डिफरेंस होता है सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सारे डिफरेंस खत्म। हाँ, सारे डिफरेंस, सेल एग्रीमेंट टू सेल आ गया, सेल हायर परचेज आ गया, सेल बेलमेंट वो भी, और ये भी कितनी इजीली हो गए, आराम से हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है इसको वापस से मॉड्यूल से पढ़ना है, पॉज करो, पहले मॉड्यूल से सारे देख लो, एक एक चीज क्लियर हो गई, फिर वापस से ये प्ले करके कर लो, उसमें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सेक्शन नंबर 5, बहुत इजी है, शायद ही इस पे कोई क्वेश्चन आए। भाई ये सिंपल सी बात बता रहा है कि सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है ना कि मैं तुमको बोल रहा हूं जिस दिन मेरी दुकान पे आओगे, गुड्स सिलेक्ट करोगे, पैसे दोगे, गुड्स ले जाना। ऐसा हो सकता है इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी। ऐसा हो सकता है आप पेमेंट अभी कर दो, डिलीवरी बाद में ले जाना। ऐसा हो सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट में जैसे जैसे मेरे को पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में वैसे वैसे गुड्स में आपको डिलीवर कर दूंगा। हाँ, आपने आज एग्रीमेंट किया, फ्यूचर में मेरे पास गुड्स आएंगे, फ्यूचर में मेरे को आप पैसे दे देना, फ्यूचर में गुड्स ले जाना। ऐसा भी हो सकता है। तो ये तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को करने के, ठीक है ना। इट इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी, देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी एंड एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, या फिर डिलीवरी और पेमेंट आर बोथ इन मेड इन इंस्टॉलमेंट, या फिर डिलीवरी और पेमेंट बोथ इन मेड इन फ्यूचर रेट। इतना सिंपल है, क्वेश्चन ही नहीं आता इस पे। ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है तुम लोगों का स्टैंडर्ड, तुम लोग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इंस्टीट्यूट इसलिए तुमसे टकरा रहा है। सीए फाउंडेशन का पेपर
कठिन बनाया जा रहा है। एक्चुअली में सिलेबस ज्यादा है, पेपर कठिन नहीं है। जब मेरे जैसा इंसान पहले अटेम्प्ट में निकाल सकता है तो आप तो उससे भी पहले निकाल लोगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर 6 और 7 और 8 तो और इजी है, बहुत इजी है। वैसे ही हमें मालूम है एग्जिस्टिंग गुड्स में सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर गुड्स में एग्रीमेंट टू सेल होता है, और कॉन्टिंजेंट गुड्स में एग्रीमेंट टू सेल होता है। जल्दी पढ़ के देखें। The existing goods that are acquired on or possessed by a seller, the acquisition of which by the seller depends upon some contingency, where a contract of sale of the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sale. तो जब भी future goods के बारे में आता है, contingent goods का अगर कोई contract होता है तो उसमें होता है agreement to sale, agreement to sale। जल्दी से देखें, ये जो सेक्शन है ना, ये आपका सेक्शन नंबर 6 ही है। इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है। ये सब चीजें जल्दी जल्दी निपटाओ, बहुत इजी है। सेक्शन याद भी नहीं करो चलेगा, आंसर लिखते वक्त सेक्शन अगर नहीं लिख पा रहे हैं आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब प्रोविजन। जरूरी नहीं है सेक्शन को मगअप करो, याद करो। मैंने तो नहीं किया, कर भी लोगे तो पेपर में अगर याद नहीं आएगा तो दिक्कत है, और पेपर में अगर गलत लिख दिया तो मार्क्स बहुत कट जाते हैं। तो बेटर है याद ही मत करो। जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है याद हो रहे हैं, वहां पे एग्जैक्ट सेक्शन याद आ रहे हैं तो लिखे आओ, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। मैंडेटरी नहीं है, बर्डन नहीं लेने का है, ठीक है। पेरिशिंग, पेरिशिंग का मतलब होता है जब गुड्स खराब हो जाए। भाई बात समझो, आप बात समझो। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, सेल मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स आ गया, ऑफ ए स्पेसिफिक, और यहाँ पे तो वैसे भी ये स्पेसिफिक गुड्स ले रहे हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स का ही तो टाइप होता था अनएसर्टेन, एसर्टेन, स्पेसिफिक, पिछले लेक्चर में सीखा था हमने। No knowledge to the seller at the time when the contract was made, goods perished or become so damaged। सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, गुड्स रेडी पड़े, बायर ने बता दिया मेरे को इसी टाइप के गुड्स खरीदना है, मैंने भी बोल दिया बायर से आ जा दुकान पे ले जा। जब तक वो आए तब तक इसके ऊपर से कुछ दीवार गिर गई, फैन गिर गया, गुड्स डैमेज हो गया। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा बायर? अब क्या कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स क्या क्या पैसे देगा क्या बायर? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। हाँ, क्योंकि गुड्स उसके आने से पहले ही खराब। या फिर वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, अभी अपन ने यहां पे पढ़ा था सेल, अब यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल। विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर, किसी की गलती नहीं थी, एक्ट ऑफ गॉड भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है। बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, साफ साफ बोल दिया है, देखो यहां लिख दिया है रिस्क पास नहीं हुई है बायर के पास, बायर के पास प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है। जब प्रॉपर्टी ही नहीं गई, ओनरशिप ही नहीं गई, तो रिस्क कैसे जाएगी? वो तो अभी एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है और किसी की बिना गलती के गुड्स खराब हो गए, अब क्या होगा? एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स पेरिशेस और बिकम्स सो डैमेज, एग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड और बिकम्स वॉइड। दोनों के केस में वॉइड है, क्योंकि बायर की गलती नहीं थी। ये सारी बातें हम रिवर्स केस में भी पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 26 में आगे, कि कैसे प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ रिस्क फॉलो करती है और कैसे उसके एक्सेप्शंस हैं। अभी तो सीधा सीधा सा फंडा है, बायर ने सिर्फ फोन पे बात करी है मैं गुड्स लेने आ रहा हूं, गुड्स लेने आने से पहले ही गुड्स खराब हो गए। हाँ, फ्यूचर गुड्स, if the future goods are specific and the destruction of such goods amount to supervening impossibility, वही है supervening impossibility। वैसे भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था सेक्शन नंबर 56 में, कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है क्या होगा? क्या होगा समझो ना। ए ने एक होटल से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरी मैरिज आपके होटल में होगी, डन हो गया साहब। मैरिज होने से पहले भूकंप आया और होटल चला गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या? इसको बोलते थे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। तो ऐसा केसेस वैसे भी वॉइड होता है, पहले ही पढ़कर आए। यहां पर भी तो वही सेक्शन है, यहां पर भी तो वही समझा हुआ है। आ रही बात समझ में? देखो एक बात समझो, ये आगे का सेक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 9 देखो, एक है सेलर, ए नहीं, इसका अपन सेलर ही लेते हैं। सेलर ने बायर से गुड्स के बारे में वही कॉन्ट्रैक्ट किया है, गुड्स बेचेगा। अब सेलर कह रहा है
कि इस गुड्स की प्राइस 5000 है। तो जब सेलर खुद बोल रहा है कि मेरे पास इतनी सारी कार हैं, मैं सेकेंड हैंड कार का डीलर हूं और ये कार 5000 तो वैसे बहुत कम हो गई, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, 50,000 ले लेते हैं, राइट। 5000 की तो भाई टॉय कार आ जाएगी, 50,000 में फिर भी नैनो वगैरह, मारुति स्विफ्ट वगैरह तो मिल सकती है सेकेंड हैंड। तो सेलर ने बोला है बायर को, बहुत सारी मेरे पास सेकेंड हैंड कार हैं, तो तुमको स्पेसिफिकली स्विफ्ट कार जो चाहिए वो मैं तुमको 50,000 में बेचने के लिए रेडी हूं। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्राइस ऐसे केसेस में सेलर ही तो फिक्स करेगा। भाई मैं कोचिंग क्लास पढ़ा रहा हूं तो मैं ही तो फिक्स करूंगा मेरे सब्जेक्ट की कितनी फीस होनी चाहिए, राइट। तो सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज 1 यही कहता है कि प्राइस कैसे डिटरमाइंड होगी। तो प्राइस कैसे डिटरमाइंड होगी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कौन डिसाइड करता है, सेलर। दूसरा केस, मान लो सेलर सेकेंड हैंड कार नहीं बेचता है, उसके पास इकलौती कार थी और सेकेंड हैंड कार हो गई है, अब ये चाह रहा है कि मैं इसको ये बायर को बेच दूं, पर सेलर इसकी प्रॉपर प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि पहली बार बेचारा अपनी कार बेच रहा है, ये कोई कार बेचने वाला बंदा थोड़ी ना है, पहली बार बेच रहा है, बायर भी पहली बार खरीद रहा है सेकेंड हैंड कार, दोनों को प्राइस डिसाइड करने नहीं आ रही। तो ये लोग जाएंगे एक वैल्यूअर के पास जिसका काम है सेकेंड हैंड गुड्स को डील करना। आ रही बात समझ में, तो वो इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा, इसकी मशीन देखेगा, इसको चला के देखेगा, इसकी बॉडी चेक करेगा, तो उसके बाद ही तो बताएगा ना कि साहब इसकी प्राइस इतनी सही है। तो सेकंड तरीका है वैल्यूअर के पास जाके। आ रही बात समझ में। तीसरा तरीका है जैसे ऑर्डिनरी कोर्स में डिसाइड हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग से डिसाइड हो। जैसे कि मान लो मैंगो सेल खरीदने का एग्रीमेंट चल रहा है, सेल का किसका, मैंगो का। अब मैंगो का वैसे सीजन होता है समर, तो समर में इसकी प्राइस थोड़ी कम रहेगी, पर अगर अभी अपन इसको ऑफ सीजन में खरीदें, विंटर सीजन में खरीदें, नवंबर दिसंबर में खरीदें, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों, सेलर इसको प्रिजर्व करके रख रहा है, कोल्ड स्टोरेज में रख रहा है, तो हो सकता है ऑफ सीजन में ये थोड़ी से महंगी मिले। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग, कि इन महीनों में अगर डील करोगे, इतनी क्वांटिटी में अगर खरीदोगे, ऐसे ऐसे केसेस में खरीदोगे, यहां तक अगर डिलीवरी देनी है हमें तो इतने प्राइस हो जाएंगे। तो ये चीज होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन सेलर एंड बायर। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, प्राइस डिटरमाइन होने के तीन तरीके हैं, या तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जैसा वैल्यूअर डिसाइड करे, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये आ गया एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। फिक्स्ड या तो बाय कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इन अ मैनर टू बी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग। ये आ गया मैनर प्रोवाइडेड मतलब वैल्यूअर, ठीक है। और अगर इन तीनों तरीके से प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रही है और फिर भी बायर इस गुड्स को यूज कर रहा है या खरीदने के लिए रेडी है, फिर रीजनेबल प्राइस, बायर को फिर क्या पे करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस डिटरमाइन होती है, केस टू केस अलग अलग होगा। हरी बात समझ में। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मेरे को लग रहा है कि पेपर आने में कम समय है और मेरे पास लास्ट मोमेंट पे कोई स्टूडेंट आया है जिसको आता कुछ नहीं है पर पढ़ना सारा है और कम समय, हो सकता है मैं उससे प्राइस ज्यादा चार्ज करूं कि देखो भाई मैं इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा हूं, तेरे से प्राइस में थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, कुछ भी ऐसा अपन कर सकते हैं ना। तो जो रीजनेबल प्राइस है वो इतनी तो देनी पड़ेगी। या फिर अगर वो बोले कि सर मेरे को 4 मंथ्स का कोर्स नहीं पढ़ना, मेरे को तो सिर्फ 2 महीने का कोर्स पढ़ना है, आप जितना पढ़ा पाओ पर मेरे को 2 महीने मेरे पास टाइम है, तो इस केस में मैं उससे 4 महीने का तो पैसा नहीं ले सकता ना ही वो मेरे को 4 महीने का देगा। तो ऐसे केसेस में रीजनेबल प्राइस, राइट। आ रही मेरी बात समझ में। तो सेक्शन नंबर 9 डिटरमाइन करता है कि कैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस कैसे एसरटेन्ड होगी। क्या तरीका है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर वैल्यूअर, या फिर एज पर जैसे भी फिक्स करें ये लोग। तीसरा क्या था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तीनों तरीके नहीं लग पाए तो रीजनेबल प्राइस। कभी कभी आ जाता है सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 10 कहता है कि सेलर को गुड्स देने हैं बायर को, ना सेलर प्राइस डिटरमाइन कर पा रहा है ना बायर कर पा रहा है,
और ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यूअर, ऑर्डिनरी कोर्स, रीजनेबल प्राइस, ये सारे के सारे हो गए फ्लॉप। और ये भी मानता है एक मिस्टर ए को, जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। इसको साहब सेलर भी बहुत अच्छा मानता है, बायर भी बहुत अच्छा मानता है, सेलर भी रेडी है कि चलो अपन ए के पास लेके जाते हैं प्राइस डिटरमाइन के लिए, बी भी रेडी हो गया कि हम ए के पास जाते हैं प्राइस डिटरमाइन के लिए। तो ये लोग दोनों के दोनों गुड्स किसके पास लेके आएंगे? ए के पास। और ए से बोलेंगे कि साहब हम और आप एक दूसरे को जानते हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, एक काम करो, आप थर्ड पार्टी हो तो आप एक नेचुरल जस्टिस को यूज करते हुए आप इसकी प्राइस डिटरमाइन कर दो। देखो यहां जो था ना, ये एक वैल्यू, एक प्रोफेशनल के पास हम जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के पास भी। भाई दो भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गुड्स खरीदी बेची की, और वो सबसे बड़े भाई के पास जा रहे हैं, दादाजी के पास जा रहे हैं साहब प्राइस डिटरमाइन करने, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर इसने प्राइस डिटरमाइन कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्राइस फिक्स हो जाएगी, बायर को वो प्राइस देनी पड़ेगी। पर अगर ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, इसकी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकती, ये तो साहब केस ही अलग है। तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। पर अगर ऐसे केसेस में जब थर्ड पार्टी ने भी प्राइस डिटरमाइन करने से मना कर दिया है, तब भी बायर ने कुछ पार्ट गुड्स का यूज कर लिया या कुछ समय गुड्स को यूज कर लिया, तो इसको सेलर को क्या देना पड़ेगा? रीजनेबल प्राइस। हाँ, थर्ड पार्टी ने मना कर दिया, कायदे से वॉइड होना चाहिए, पर बायर उन गुड्स को यूज कर चुका है या बहुत समय से यूज कर रहा है, तो उसको रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। ठीक, पर हमें पता पड़ा कि इसने प्राइस इसलिए डिटरमाइन नहीं कर पाया था क्योंकि किसी एक पार्टी ने फॉल्ट मारा था, एक पार्टी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि ये गुड्स कहां से आए, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है। कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है कि एक पार्टी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है या डिफॉल्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जो नॉन डिफॉल्ट वाली पार्टी है वो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। अगर सेलर डिफॉल्ट कर रहा है तो बायर केस करेगा, बायर डिफॉल्ट कर रहा है तो सेलर केस करेगा, क्योंकि इन दोनों के डिफॉल्ट के कारण ही थर्ड पार्टी प्राइस नहीं डिटरमाइन कर पा रहा था। तो जो पार्टी नॉन फॉल्ट पर है वो फॉल्ट वाली पार्टी को स्यू कर लेगी। हाँ जी, जल्दी जल्दी से देखें। So where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation by third party and such third party cannot or does not such valuation, the agreement can be avoided और वो हो जाएगा void. If the goods or any part thereof have been delivered to or appropriated by the buyer shall be pay reasonable price. अगर goods use कर लिए तो उसको क्या देना पड़ेगा? Reasonable price. Where such third party is prevented, रोका गया है from making such valuation by fault of the seller या buyer, किसी एक पार्टी ने फॉल्ट कर दिया है, तो पार्टी जो नॉट इन फॉल्ट है मे मेंटेन अ सूट फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। तो एक पार्टी जो जिसने फॉल्ट नहीं किया वो सामने वाली पार्टी के ऊपर केस कर देगी, भैया तेरे चक्कर में डिले हुआ, तेरे चक्कर में साहब ऐसा हुआ। जल्दी जल्दी देखिए सेक्शन नंबर 10। आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले, यहां से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है। देखो 15 मार्क्स का सेलर गुड्स एक्ट आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन कंडीशन वारंटी का हर बार होता है। तो सेलर गुड्स को जब बेचता है तो हमें पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है, टर्म्स देखने पड़ते हैं। तो क्या एसेंशियल्स हैं? कंडीशन। पहली बात तो कंडीशन का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो मैं गुड्स बेच रहा हूं उसका पर्पस क्या है। जैसे सेल फोन का पर्पस क्या है? भाई सिग्नल आना, बात करना। कार का पर्पस क्या है? जब चलाएंगे तो आगे जाना। टीवी का पर्पस क्या है? जब ऑन करें तो भाई हम कुछ देख पाए। ये मेन पर्पस है। अगर गुड्स अपना मेन पर्पस ही फ्लॉप कर गए उसको बोलते हैं कि गुड्स ने कंडीशन मैट नहीं करी है। हाँ, अब कार चल तो रही है, मोबाइल में बात तो कर पा रहे हैं, टीवी चल तो रही है, पर टीवी है ना ब्लूटूथ कैच नहीं कर पा रही। हाँ, फुल स्मार्ट होने के बाद भी वो उसमें वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है।
सिमिलर वे में कार चल रही है, गाना अच्छा बज रहा है, हॉर्न अच्छा बज रहा है, पर जब हम एसी कूल पे कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर बता रहा है उसमें 18 या 19, उतनी अच्छी एयर कूल नहीं आ रही है। या फिर हमने ये सेल फोन खरीद तो लिया है, बातचीत कर पा रहे हैं, इसमें जो कैमरा में फिल्टर हम लगा रहे हैं एक एप्लीकेशन ना होने के कारण वो हम यूज नहीं कर पा रहे। ऐसा कोई अगर डिफेक्ट है जो हम लोग सही करवा सकते हैं, जो मेन पर्पस का कोलेट्रल है, एसेंशियल नहीं, मेन पर्पस का कोलेट्रल है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि गुड्स ने अपनी वारंटी मैट नहीं करी। हमने बोला था गुड्स को 2 साल तक कुछ नहीं होगा, इसका कलर नहीं जाएगा, पर 16th मंथ में ही कलर जाने लगा। 2 साल मतलब 24 महीने तक कलर नहीं जाएगा, तो वारंटी मैट नहीं करी है। तो याद रखना, गुड्स का मेन पर्पस या गुड्स का कोलेट्रल टू मेन पर्पस। तो मेन पर्पस अगर पूरा नहीं हो रहा है तो कंडीशन मैट नहीं हुई। ऐसे केसेस में बायर के पास क्या राइट्स है, ले जाओ अपना गुड्स वापस। ये क्या सेल फोन दिया है, सिग्नल ही नहीं आते हैं इसमें, क्या टीवी है, चलती नहीं है, दिखती नहीं है, सिर्फ आवाज आती रहती है, रेडियो है क्या ये क्या कार है, आवाज बज रही है, गाना बज रहा है, आगे ही नहीं जाती, तुमने इसमें एक्सीलेटर ही नहीं दिया है, गाड़ी आगे कैसे लेके जाओ। तो कंडीशन मैट नहीं हुई है। ठीक, अब दूसरी बात, अगर सेलर ने कोई स्टिपुलेशन दे दी है, कंस्ट्रक्शन ऐसा कर दिया है, सेलर ने कोई ऐसी बात गुड्स के फैक्ट को लेके ऐसे बोल दिया है जो बायर को पता ही नहीं था। सेलर ने कुछ ऐसी बात बोल दी है गुड्स को बेचते वक्त, वो बोलते ही हैं, सेलर लोग बोलते ही हैं गुड्स ऐसा है, गुड्स वैसा है, साहब आप तो ले जाओ। ऐसी कोई बात बोल दी है जो बायर का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर गई, बायर को वही बात इफेक्ट करी, इस कारण से बायर ने उन गुड्स को खरीद लिया, तब भी हम बोलेंगे कि गुड्स की कंडीशन मैट नहीं हुई है। अगर मैं आपको ये सेल फोन बोलते मतलब बेचते वक्त ये बोल दूं कि इसकी बैटरी पता है कितने दिन चलेगी, 3 दिन, कंटिन्यू चलाते रहोगे ना तो भी 3 दिन चलेगी। भाई बायर तो पागल हो गया, ऐसा कैसा सेल फोन है, स्क्रीन टाइम गई साइड में, 3 घंटे तक चला रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, 3 घंटे नहीं सॉरी 3 दिन तक। तो ऐसी चीज सेलर अगर बोल दे, मानो मैं फालतू चीज बोल रहा है, पर बायर उसी बात से इन्फ्लुएंस हो गया कि अब तो मेरे को ये गुड्स चाहिए, और वो गुड्स 3 घंटे भी नहीं चल रहा है, सेल फोन 3 घंटे का भी बैकअप नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे केसेस में कंडीशन मेट नहीं हुई है, वो भी साहब मेन पर्पस ही मान लिया जाएगा। तो याद रहे, एक तो गुड्स का नेचुरल किस चीज में यूज होता है वो मेन पर्पस, और एक सेलर ने बेचते वक्त क्या ऐसा फैक्ट वाली बात बोल दी जो बायर को पता नहीं थी, और सुनने के बाद वो इन्फ्लुएंस हो गया गुड्स खरीदने के लिए। ठीक, तो अगर गुड्स ऐसा नहीं शो कर रहा है या ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है, तो बायर क्या बोलेगा, गुड्स की कंडीशन मैट नहीं हुई है, ब्रीच है ये सब, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूं, रेप्यूडिएट कर रहा हूं, तोड़ भी सकता हूं, और अगर इसके कारण बायर को कुछ नुकसान हुआ, भाई गुड्स तुमने कार दे दी है, एक्सीलेटर दे दिया है, ब्रेक नहीं दिया है, वो तो मजे से चला रहा है, टूटा फूटा आया कार चलाने के बाद, तो ये डैमेजेस भी हुए ना, एक तो वो कार भी वापस कर देगा, डैमेजेस भी ले लेगा। पर अगर कोलेटरल टू मेन पर्पस वाली चीज मैट नहीं हुई है, कार तो ले ली, चल रही है, एक्सीलेटर ब्रेक सब कुछ है, सीट बेल्ट ही नहीं है, क्या करें, जो चेयर है, जो सीट है, वो आगे पीछे नहीं मूव हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो ऐसे केसेस में आप सिर्फ डैमेजेस ले सकते हो। वो कार आपने मार्केट में सही करवाई या रिपेयर के लिए दी है, शोरूम पे ही वापस से दी, तो जो आपका नुकसान हो रहा है सिर्फ आप वो ही वापस ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते वारंटी के केस में, ठीक है ना। तो बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। आप सिर्फ क्या ले सकते हो, डैमेजेस, आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते, किसके केस में, वारंटी। तो क्या बड़ा हुआ, कंडीशन या वारंटी, कंडीशन। हम ये सेंटेंस कह सकते हैं, कंडीशन includes warranty but warranty cannot be treated as condition। हाँ, डिफरेंस समझो। तो जो एसेंशियल है, मेन पर्पस है, कंडीशन, कोलेट्रल है, वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, डैमेजेस भी ले सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, यहां सिर्फ डैमेजेस।
कन्वर्जन, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन के अंदर वारंटी है पर वारंटी कैन नॉट ट्रीटेड एज कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बनती है इस पे। एक सेक्शन 13 भी है, ये इस पे भी केस बनते हैं। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब कंडीशन को हम लोग क्या ट्रीट कर लेंगे, वारंटी। कंडीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, कंडीशन नहीं मेट हुई तो मेन पर्पस पूरा नहीं हुआ गुड्स का, कंडीशन मेट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के साथ साथ आप डैमेजेस ले सकते हो, पर वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, सिर्फ डैमेजेस ले सकते हैं। पर बायर खुद वेव कर रहा है, खुद माफ कर रहा है, कह रहा है नहीं मैं तो इसको कंडीशन को क्या ट्रीट करूंगा, वारंटी ट्रीट करूंगा, मेरे को नहीं वापस करना है गुड्स। जब से ये गुड्स मेरे पास आया है, ये कार मेरे पास आई है, माना ये चल नहीं रही, माना इसका मेन पर्पस पूरा नहीं हुआ है, पर ये कार मेरे लिए लकी है। ये जैसे ही कार मेरे पास आई है, मेरे घर में आई है, सारी खुशियां आ रही हैं, इसमें मेरे गुरुजी बैठे थे, इसलिए कार से मेरी आस्था जुड़ी हुई है, मैं नहीं दूंगा इसको। तो जब बायर खुद ही कंडीशन को वारंटी माने, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, केस के तहत इस गुड्स को वापस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, पर करना ही नहीं चाह रहा है। तो ऐसे केसेस में कंडीशन क्या ट्रीट हो रही है, वारंटी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है। बात समझो, मैंने आपको राइस बेचे हैं बासमती राइस बोलकर, तो जब आपने खरीद लिए, आप घर लेकर गए, तो आपने देखा है ये तो बासमती राइस में नॉन लो क्वालिटी के राइस भी मिक्स हैं, दाने दाने साफ बासमती के साथ छोटे छोटे दाने भी मिक्स हैं। तो अब आप या तो पूरे का पूरा राइस का जो बॉक्स है वो मेरे को वापस कर दो, बैग मेरे को वापस कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मेरे से बोलो कि सेलर सिर्फ बासमती राइस छोड़ जा, बाकी के दाने चुन के ले जा वापस, ऐसा तो ना हो सकता है। क्या जो चावल में मिक्स हो गया है वो अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केसेस में जब गुड्स नॉन फेवरेबल है, तो भाई या तो पूरा का पूरा बैग वापस होगा या फिर आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में भी वारंटी माना जाएगा उसको, कंडीशन नहीं। या फिर लॉ चेंज हो गया है, भाई कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप फिर से नया गुड्स ले सकते हो, पर जो गुड्स मैंने आपको बेचा, अब लॉ चेंज हो गया, ये बेचने के बाद लॉ चेंज हो गया है, अब सेलर ये वाले गुड्स बेच ही नहीं सकता, सेलर ये वाले गुड्स बना ही नहीं सकता, ये कंपनी को टेक ओवर गवर्नमेंट ने कर लिया है। तो ऐसे केसेस में लॉ चेंज होने के कारण मैं अब आपको दोबारा नया गुड्स तो नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है लॉ चेंज हो गया, हो सकता है ये वाली कंपनी अब देश छोड़ के जा चुकी है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता, हाँ पर मैं आपको डैमेजेस दे सकता हूं, आपका कोई पार्ट जो खराब हो गया है रिपेयर कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। पर तो लॉ चेंज होने में भी कंडीशन को क्या मान लिया जाएगा, वारंटी। ठीक, ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं। वेव्स मतलब जब बायर ही माफ कर दे, यार वो मेरी घर की दुकान है, क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा मैं, बेइज्जती उसकी मतलब मेरी ही बेइज्जती होगी, मेरा घर का आदमी रहे, तो वेव माफ कर दे रहा है या फिर ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। और या फिर नॉन सेवरेबल है, अलग अलग नहीं हो सकता, या फिर लॉ चेंज हो गया। मेरे को मालूम है 40-45 मिनट्स की क्लास हो चुकी होगी, मालूम है मेरे को, पर मैंने आपसे पिछले वाले मतलब लेक्चर में वादा भी किया था कि मैं 3-4 पार्ट में खत्म कर दूंगा। भाई बुरा तो नहीं मानोगे ना अगर 3-4 पार्ट की जगह 5-6 पार्ट में चले जाए, 5-6 लेक्चर बन जाए सेल गुड सेट के। अच्छा समझ में भी तो आना चाहिए ना। मैंने बोला ना वन शॉट वीडियो पे मत पागल हो जाओ, 40-40 मिनट्स की भले लेक्चर देखो, एक सुबह देख लो, एक दिन में देख लो, एक शाम को देख लो, तो कम से कम तुम्हारा 1.5 घंटे या 2 घंटे का चैप्टर या 2 यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी मॉड्यूल के हिसाब से। मॉड्यूल में तो 4 ही यूनिट है, तो अभी अपन एक यूनिट खत्म करने के साथ दूसरी यूनिट में एंटर कर भी गए, बस थोड़ी थोड़ी और यूनिट्स बची हैं, तो छोटा छोटा ही लेक्चर अटेंड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, डिटेल में अपन कर ही रहे, केसेस भी देखेंगे अभी आगे आगे इन सब के, ठीक है। इतना ही पढ़ो, याद रखना पूरा लेक्चर देखने के बाद दोबारा मॉड्यूल अगर देख रहे हो तो याद करके ही सोने का है, फिर याद करके उस मॉड्यूल को बंद करना फिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी, ख्याल रखो अपना और माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जय श्री राम।